गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 10th। आज हम पढ़े थे चैप्टर 6 में आज हमको पढ़ना है पेज नंबर 18। पेज नंबर 18 पढ़ना है, पेज नंबर 17 तक हम पढ़ चुके हैं। देखिए किस तरह मछली भाभी जो है हंसते हुए वहाँ पर प्रवेश करती है जहाँ पर कि ये लोग बातें कर रही हैं। इंदू बात कर रही है और इंदू बता रही है कि रजवा से, इंदू और रजवा कह रही हैं कि किस तरह हमें जो है छोटी बहू ने डांटा है और उसके बारे में वो लोग बातचीत कर रही हैं। वहीं पर मछली बहू हंसती हुई मछली बहू का प्रवेश होता है। अब देखिए आगे क्या होता है। दोनों क्या बात है जो आज इतनी हाहा ही हो रही है। हिंदू, यह भाभी है कि बस हंसे जा रही है, कुछ बताती ही नहीं। मछली बहू, मैं कहती हूँ फिर हंस पड़ती है। बड़ी बहू, आखिर कुछ कहो भी। बड़ी बहू कहती है कुछ तो कहो, क्या हुआ। मछली बहू, आज भाई परेश की वह गत बनी कि बेचारा अपना समूह लेकर रह गया और खिही करके और हा हा करके हंसने लगी। बड़ी भाभी, ओहो तुम्हारी हंसी भी बहू। मछली बहू, मैं क्या करूं, मैं हंसी के मारे मर जाऊंगी छोटी माँ। अभी अभी छोटी बहू ने परेश को की वह गत बनाई, बेचारा अपना समूह लेकर दादाजी के पास भाग गया। और इस तरह उसने परेश की हालत कर दी छोटी बहू ने कि बेचारा अपना समूह लेकर के दादाजी के पास चला गया। बड़ी बहू और इंदु, क्या बात हुई। मछली बहू, मैं तो उधर ऊपर सामान रखने गई थी। बहुत सी बात तो मैंने सुनी नहीं, बहुत सी समझ भी नहीं आई। अंग्रेजी में गिटिर पिटिर कर रहे थे। छोटी बहू का पारा बहुत चढ़ा हुआ था। इतना मालूम हुआ कि परेश स्नान कर कमरे में गया तो बहुरानी ने सारा फर्नीचर निकाल कर बाहर रख दिया था। परेश ने कारण पूछा। छोटी बहू ने कहा, मैं इन टूटी फूटी कुर्सियों और सड़े गले फर्नीचर को अपने कमरे में ना रहने दूंगी। परेश कहने लगा, हमारे बुजुर्ग बात काट कर छोटी बहू ने कहा, हमारे बुजुर्ग तो जंगलों में घूमा करते थे, तो क्या हम भी उनका अनुकरण करेंगे। हंसती है और जो सामान पड़ा था वह भी उठाकर बाहर फेंक देती है। इंदु, फिर मछली भाभी, छोटी भाभी, यह तो मछली बहू। परेश ने कहा, इस फर्नीचर पर हमारे दादा बैठते थे, पिता बैठते थे, चाचा बैठते थे। उन लोगों को कभी शर्म नहीं आई। उन्होंने कभी फर्नीचर के गले सड़े होने की शिकायत नहीं की। अब यदि मैं जाकर इसे रखने पर आपत्ति करूँगा तो दादा कहेंगे तहसीलदार होते ही लड़के का सिर फिर गया है और हाथ मटका कर। ना भाई, मैं ऐसा नहीं करूँगा। तो मछली और बड़ी भाभी, हाँ ठीक ही तो कहा परेश ने। छोटी भाभी, परेश मेरा बेटा भला। मछली भाभी, तब बहू ने कहा, तो ना कहो, मैं तो इस गले सड़े सामान को कमरे के पास तक ना फटकने दूंगी। इस बेडौल फर्नीचर से तो नीचे धरती पर चटाई बिछाकर बैठना लेटना अच्छा है। मेरे मायके में। इंदु क्रोध से, बस उसे तो अपने मायके की पड़ी रहती है 24 घड़ी। मछली बहू, और छोटी बहू ने अपने मायके के बड़े बड़े कमरों और उनके बहुमूल्य फर्नीचर का बखान किया है। हंसती है और महाशय परेश भी की एक भी ना चलने दी और बेचारे भीगी बिल्ली बने दादाजी के पास चले गए। खिही करके हंसने लगती है। मछली बहू, मैं तो चुपके से चली आई। जवान है छोटी बहू की या कतरनी कैंची की तरह उसकी जवान चलती है। फिर जब अंग्रेजी बोलने लगती है तो कुछ समझ में ही नहीं आता। परेश बेचारा तो अपना मुँह लेकर रह जाता है, जाने तहसीलदार कैसे बन गया। इंदु, बस जवान ही जवान है, बात तो जब काम भी हो। एक काम को कहो तो 100 नाक भाव चढ़ाती है। दादाजी ने 4 कपड़े धोने को कहा था, वे तो बड़े गुसलखाने में गल रहे हैं। दादाजी ने कपड़े धोने को कहा तो उसने धोया नहीं, स्नानागार में अभी भी पड़े हुए हैं। छोटी भाभी, गुसलखाने में अभी भी पड़े हुए हैं। छोटी भाभी, गुसलखाने में गल रहे हैं तो उठा क्यों नहीं लाई, उन्हें जा भाग कर उठा ला और फटक कर आंगन में डाल दे। और छोटी भाभी कहती, जा उन्हें गुसलखाने में अगर पड़े हैं तो तू कपड़े उठा ला और तू धो के उन्हें डाल दे। मैं बहू को समझा दूंगी। इस तरह कैसे चलेगा। और भी चिंता से परेश ने समझाया नहीं उसे। इंदु, परेश की तो जैसे वहाँ बड़ी सुनवाई ही होती है कि परेश उसे समझाएगा। मछली बाबू, यह मलमल के थान और अबरों की बात याद है ना, अभी तक पड़े हुए हैं। कह कर हार गए परेश महाशय। बहुरानी ने हाथ तक ना लगाया उन्हें और वे शर्म के मारे ले जाते नहीं दादाजी के पास। कचहरी में होंगे तहसीलदार, घर में तो अपराधियों से भी गए बीते हो जाते हैं। मछली बहू जो है इस तरह उन्हें कहती है कि ये किस तरह कचहरी में जो है तहसीलदार बने रहते हैं लेकिन घर में अपराधी की तरह रहते हैं, मतलब अपनी बहू से, अपनी बीवी से डरते हैं। हंसती है इंदु और
बड़ी भाभी भी हंसती है। छोटी भाभी, पर दादाजी के कपड़े? बड़ी भाभी, तुम भी बहन, बस क्या इतना पढ़ लिख कर छोटी बहू कपड़े धोएगी? बड़ी भाभी कहती है वो इतनी पढ़ी लिखी है, वो कपड़े थोड़ी ना धोएगी। इंदु, क्यों? उसके हाथ नमक मिट्टी के हैं जो गल जाएंगे। बाहर से दादा के हुक्का गुड़गुड़ाने की आवाज़ आती है। छोटी भाभी, तुम चलो इंदु, कपड़े फटक कर आहते में डाल दो, शायद उन्हें ज़रूरत हो, मांगेंगे तो मैं बहू को समझा दूंगी। पर्दा गिरता है और इस तरह वो छोटी भाभी कहती है मैं उसे समझा दूंगी, और पर्दा गिर जाता है। इसके बाद यहाँ से दूसरा दृश्य शुरू होता है। वही बरामदा दाईं ओर के तख्त पर बिस्तर बिछा हुआ है, दीवार के साथ तकिया लगा है। दादा आराम से तकिए के सहारे बैठे हुक्का पी रहे हैं। उनका मझला लड़का कर्मचंद्र पास बैठा उनके पांव दबा रहा है। हुक्का पीते पीते दादा बच्चों को बाहर अहाते में खेलते हुए देख रहे हैं। स्नान गृह से नल के जल्दी जल्दी चलने की आवाज़ आ रही है। शायद कोई बच्चा उसे चला रहा है, क्योंकि कर्मचंद की भ्रुकुटी तन गई है। पर्दा उठने के कुछ क्षण बाद तक नल के चलाए जाने और हुक्के के गुड़गुड़ाने की आवाज़ आती है। ये दूसरे दृश्य किस प्रकार का है, वहाँ दृश्य का वर्णन किया गया है। अब इसके बाद देखिए एकांकी शुरू होती है। कर्मचंद क्रोध से, बस करो जगदीश, क्या क्या खटखट लगा रखी है, जरा आराम करने दो, अभी अभी खाना खाकर बैठे हैं कि तुम। दादा हुक्के की नली को हटाकर उधर देखते हुए, नहीं नहीं खेलने दो बच्चों को। फिर हुक्का गुड़गुड़ाते हैं। बच्चे हंसते हैं। बरगद की पूरी डाल लाकर आंगन में लगा दी और उसे पानी दे रहे हैं। बरगद की डाल को लाकर आंगन में लगा देते हैं बच्चे और उसको पानी दे रहे हैं। हंसते हैं, नहीं जानते कि पेड़ के से टूटी डाली जल देने से नहीं पनपती। अगर पेड़ से डाली टूट गई तो जल देने से वो आगे, ये बच्चे नहीं जानते कि अगर पेड़ से डाली टूट गई तो दोबारा लगाने पर फिर वह नहीं लगती है। हुक्का उड़ाते हैं। फिर नली छोड़कर कर्मचंद्र से कर्मचंद से मैं कहा करता हूँ ना बेटा कि एक बार पेड़ से जो डाली टूट गई उसे लाख पानी दो, उसमें वह सरसता ना आएगी और हमारा यह परिवार बरगद के इस महान पेड़ की भांति है। और इस तरह दादाजी समझाते हैं कि हमारा जो परिवार है वो बरगद के पेड़ की भांति है। कर्मचंद, लेकिन शायद अब इस पेड़ के से एक डाली टूटकर अलग हो जाए। कर्मचंद कहते हैं कि शायद इस परिवार से एक डाली टूटकर अब अलग हो जाए। दादा, चिंता से क्या कहते हो, कौन अलग हो रहा है? तब कर्मचंद, शायद छोटा अलग हो जाए। दादा, परेश, अरे पर क्यों, उसे क्या कष्ट है? कर्मचंद, उसे कष्ट उसे तो नहीं, छोटी बहू को है। दादा, मुझे किसी ने बताया तक नहीं। यदि कोई शिकायत थी तो उसे वहीं मिटा देना चाहिए था। हल्की सी खरोच भी यदि उस पर तत्काल दवाई ना लगा दी जाए तो बढ़कर एक बड़ा घाव बन जाती है। इस तरह दादा मुर्रा समझाते हैं कि अगर छोटी सी घाव में अगर दवा ना लगाई जाए तो वो बढ़ जाती है। इसी प्रकार अगर छोटी सी गलती या छोटी सी कोई भी शिकायत है तो उसे दूर कर वहीं पर मिटा देना चाहिए, नहीं तो वो बढ़ती चली जाती है और वही घाव जो है नासूर हो जाता है। फिर लाख मरहम लगाओ, ठीक नहीं होता है। उसी प्रकार अगर एक बार बात बिगड़ जाती है तो बिगड़ती ही चली जाती है। अगर वहीं पर ख़त्म ना की जाए तो वो परिवार को टूटने का कारण बनती है। इस तरह दादाजी समझाते हैं। कर्मचंद, मैं अच्छी तरह तो नहीं जानता, पर जहाँ तक मेरा विचार है छोटी बहू के मन में दर्प की मात्रा ज़रूरत से कुछ ज़्यादा है। मैं ज़्यादा नहीं जानता हूँ, पर मैं इतना जानता हूँ कि दर्प मतलब घमंड की जो मात्रा है वो ज़रूरत से ज़्यादा है। मैंने वह मलमल के थान और रजाई के अबरे लाकर दिए थे ना, और सब ने तो रख लिए, पर सुना है कि छोटी बहू को पसंद नहीं आए। अपने मायके के घराने को शायद वह इस घराने से बड़ा समझती है और इस घर को घृणा की दृष्टि से देखती है। इस तरह कर्मचंद अपने दादाजी को बताते हैं कर्मचंद कि किस तरह छोटी बहू कर रही है। दादा, बेटा, बड़प्पन बाहर की वस्तु नहीं, बड़प्पन तो मन का होना चाहिए। बड़प्पन बाहर की वस्तु नहीं होती है, बड़प्पन मन से होना चाहिए, मन बड़ा होना चाहिए। और फिर बेटा, घृणा को घृणा से नहीं मिटाया जा सकता। अगर वो घृणा करती है और हम भी घृणा करने लगे तो घृणा को घृणा से कभी नहीं मिटाया जा सकता। बहू तभी पृथक होना चाहेगी, मतलब अलग होना चाहेगी, जब उसे घृणा के बदले घृणा दी जाएगी। वो घृणा करती है और अगर हम भी घृणा करेंगे तो वो अलग होना चाहेगी और वो हमसे अलग हो जाएगी। लेकिन यदि उसे घृणा के बदले स्नेह मिले तो उसकी पूरी सारी घृणा धुंधली पड़कर लुप्त हो जाएगी। अगर उसे घृणा की जगह प्रेम मिलेगा तो उसकी घृणा धीरे धीरे नष्ट हो जाएगी। और महानता भी बेटा किसी से मनवाई नहीं जा सकती, महानता किसी से मनवाई नहीं जाती, अपने व्यवहार से अनुभव कराई जाती है। किसी से ये नहीं कहा जा सकता कि मैं महान हूँ, तुम इस बात को मानो। अपना व्यवहार ऐसा होना चाहिए कि सामने वाले को ये लगने लगे कि ये जो व्यक्ति है ये महान है। ठूंठ वृक्ष आकाश को छूने पर भी अपनी महानता का सिक्का हमारे दिलों पर उस समय तक नहीं बैठा सकता जब तक
जब तक अपनी सलाखों में वह ऐसे पत्ते नहीं लाता जिनकी शीतल सुखद छाया मन के सारे ताप को हर ले और जिसके फूलों की भीनी भीनी सुगंध हमारे प्राणों में पुलक भर दे। अब दादाजी समझाते हैं कि अगर वृक्ष चाहे ठूंठ वृक्ष है, अगर उसमें पत्ते फूल नहीं हैं, अगर वो आसमान को छू रहा है, चाहे वो कितना भी बड़ा हो, लेकिन अगर उसमें पत्ते और फूल नहीं हैं तो वो हमें सुगंध नहीं दे सकते, वह हमें शीतल छाया नहीं दे सकता, तो वो वृक्ष किसी काम का नहीं है। भाषी बाहर से दादाजी, मल्लू और जगदीश ने मेरा वट का पेड़ उखाड़ दिया। भाषी आते बाहर से आता और कहता है कि दादाजी, मल्लू और जगदीश ने मेरा वट का पेड़ उखाड़ दिया। मल्लू से लड़ते हुए चीख चीख कर क्यों उखाड़ा तूने मेरा पेड़, क्यों उखाड़ा, और इस तरह आपस में बच्चे लड़ाई करने लगते हैं। दादा, पेड़ हंसते हैं और बच्चे हंसते हैं। ठहरो भासी, ठहरो मत बेटा, जाना करमचंद, जरा हटाना दोनों को। करमचंद जाता है। दादा फिर हुक्के की नली मुँह से लगा लेते हैं। परेश नीची नज़र से किए प्रवेश करता है। दादा, आओ बेटा परेश, वह मैंने 1-2 कपड़े भेजे थे ना, तनिक देखना बहू ने उन्हें धो डाला है या नहीं। धो डाले हो तो ले आओ जरा, फिर मैं तुमसे बात करूँगा। अब दादा कहते हैं कि मैंने जो 2-4 कपड़े दिए थे धोने के लिए, तो क्या उसने बहू ने धो दिए हैं? अगर धो दिए हैं तो वो ला करके मुझे वो कपड़े दो। परेश मैं लज्जित खड़ा हुआ है। दादा, नहीं धुले तो फिर धुल जाएंगे बेटा, आओ इधर बैठो मेरे पास, मैं तो तुम्हें बुलाने ही वाला था, आओ आकर बैठो। फिर हुक्का गुड़गुड़ाने लगते हैं। परेश चुपचाप आकर दादा के पास बैठ जाता है। दादा, हुक्का गुड़गुड़ाना छोड़कर, मुझे करमचंद से अभी पता चला कि तुम्हारी बहू को रजाई की अबरे और मलमल का थान पसंद नहीं आया। तुम्हारे ताऊ ठहरे पुराने समय के आदमी, वे नए फैशन की चीज़ें खरीदना क्या जाने। अभी तो मैं कहता हूँ कि छोटी बहू को बाहर ले जाओ, वह स्वयं अपनी पसंद की चीज़ें ले आएंगी। इस तरह जो है दादा कहते हैं कि तुम अभी वो पुराने आदमी हैं, उनकी पुरानी पसंद है, इसलिए छोटी बहू को नहीं पसंद आया होगा, तुम जा कर के स्वयं ले आओ, उसको स्वयं ले जाओ और स्वयं लेकर आ जाओ। परेश जी, दादा हुक्के का कश लगाकर, और मैं सोचता था कि अब बहू आ गई है तो इंदू का दहेज तैयार करने में भी सहायता देगी। परेश जी, हाँ जी, मैं इसीलिए आया था। दादा, हाँ कहो कि झिझकते क्यों हो। परेश जी, बात यह है कि इस घर में बेला का मन नहीं लगता। दादा, इतनी जल्दी उसका मन कैसे लग सकता है बेटा, इतना जल्दी उसका मन यहाँ नहीं लगेगा, अभी के दिन हुए हैं उसे आए, और फिर बेटा मन लगता है, नहीं लगाया जाता है, मन अपने आप नहीं लगता, उसे लगाया जाता है। परेश, वह मन लगाती ही नहीं दादा, तो हमें उसका मन लगाना चाहिए। वह एक बड़े घर से आई है, अपने पिता की इकलौती बेटी है, कभी नाते रिश्तेदारों में नहीं रही। इस भीड़ भाड़ से वह घबराती होगी, इतने कोलाहल में से वह ऊब जाती होगी। हम सब मिलकर इस घर में उसका मन लगाएंगे। पर इस तरह दादाजी उससे परेश से कहते हैं। परेश, उसे कोई भी पसंद नहीं करता, सब उसकी निंदा करते हैं। अभी मेरे पास माँ, बड़ी ताई, मछली ताई, बड़ी भाभी, मछली भाभी, इंदू, रजवा सब आई थी। सब उसकी शिकायत करती थी, ताने देती थी कि तू उसके हाथ बिक गया है, तो उसे कुछ नहीं समझाता, और इधर वह इन सब से दुखी है। कहती है सब मेरा अपमान करती हैं, सब मेरी हंसी उड़ाती हैं, मेरा समय नष्ट करती हैं। मैं ऐसा महसूस करती हूँ कि जैसे मैं परायों में आ गई हूँ, अपना एक भी मुझे दिखाई नहीं देता। आप मेरी माने तो। दादा, हाँ कहो। परेश, बात यह है कि वह आज़ादी चाहती है, दूसरों का हस्तक्षेप, दूसरों की आलोचना उसे पसंद नहीं है। दादा सिर्फ हुक्का गुड़गुड़ाते हैं। वह समझती है कि वह छोटी बहू है, इसलिए सब उसकी आलोचना करना, उसे आदेश देना अपना कर्तव्य समझते हैं। दादा सिर्फ हुक्का गुड़गुड़ाते हैं, और वह अपनी अलग गृहस्थी बसाना चाहती है, जहाँ उसे कोई रोकने वाला ना हो, जहाँ वह स्वेच्छापूर्वक अपना जीवन बिता सके। इस तरह जो है परेश दादाजी से कहता है कि बेला इस तरह चाहती कि लोग मुझे पसंद नहीं करते, इसलिए मैं अलग अपनी गृहस्थी बनाना चाहती हूँ। ठीक है, इतना समझ में आया। आगे कल पढ़ेंगे, जो नहीं समझ में आया वो डाउट क्लास पूछ लीजिएगा।